नमस्कार। MA फाइनल ईयर। हम पिछली क्लास में प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, फाइल कैसे बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत अपन पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं। आज हम डायरिया और फीवर करेंगे। सबसे पहले तो डायरिया की आहार व्यवस्था करना उद्देश्य तो ये हो जाएगा। फिर डायरिया क्या होता है? मल का अधिक मात्रा में अधिक पतला तथा बार बार निकलने की अवस्था को क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। इसमें मल पदार्थ कोलेन वाले भाग में इतनी शीघ्रता से आगे बढ़ता है कि द्रव पदार्थों को अवशोषित करने का मौका ही नहीं मिलता, जिससे पूर्णतः मल न बने हुए मल उत्सर्जित हो जाते हैं। अतिसार एक पाचन संबंधी रोग होता है, जिसमें उचित देखभाल न होने पर रोग की तीव्रता बढ़ जाती है। इसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है और मृत्यु तक हो सकती है। अतिसार कितने प्रकार का होता है? अतिसार दो प्रकार का होता है। एक तो अक्यूट डायरिया और एक होता है क्रॉनिक डायरिया। अक्यूट डायरिया मतलब जो बहुत फास्ट होता है, उसके फ्रिक्वेंटली लूज मोशंस होते हैं और स्मेल बहुत अधिक आती है, वो तो कहलाता है। और जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, वो तो क्या कहलाता है? अक्यूट डायरिया। और जो क्रॉनिक डायरिया होता है वो लंबे समय तक चलता है, 2 सप्ताह की अवधि तक हो सकता है, 3 सप्ताह की अधिक तक भी हो सकता है। इसमें पानी की अधिक मात्रा मल के साथ शरीर से निकल जाने से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होता है, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब अतिसार में पोषक तत्वों की आवश्यकता। अतिसार में सबसे पहले तो आहार व्यवस्था करते समय किन बातों का हम ध्यान रखेंगे? अतिसार होने से भोजन के पाचन व शोषण की क्रिया उचित प्रकार से नहीं हो पाती, जिससे पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पूर्ति पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। शरीर से जल की अधिक मात्रा में हानि होने के कारण भोज्य पदार्थ रोगी को ऊपर से देना आवश्यक होता है। इसमें सोडियम पोटेशियम भी अधिक मात्रा में हानि हो जाती है शरीर में, और भूख बहुत कम लगती है और वॉमिटिंग जैसी होती है, जी घबराने लग जाता है। इसमें विशेष रूप से फ्रिक्वेंटली इंटरवल्स पे भोजन देना चाहिए, फॉलिक एसिड देना चाहिए, विटामिन B12 देना चाहिए, आदि देना चाहिए। अब आता है अतिसार में पोषक तत्वों की आवश्यकता। अतिसार में अक्यूट अतिसार जो होता है उसमें 1500 कैलोरी प्रतिदिन देना चाहिए, और क्रॉनिक अतिसार में, क्योंकि ये लंबे समय तक रखता है, 2500 कैलोरी प्रतिदिन आहार देना चाहिए। प्रोटीन के अवशोषण में सफलतापूर्वक पचने योग्य प्रोटीन ही उचित होता है। वसा रहित दूध सरलता से पचने पर ही अन्य प्रकार के प्रोटीन पदार्थ दिए जाने आवश्यक होते हैं। फैट वसा की कम से कम मात्रा देनी चाहिए, क्योंकि अवशोषण में बाधा पहुंचती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है पाचन व अवशोषण क्रिया में सहायक होने वाले कार्बोहाइड्रेट पदार्थ उपयुक्त रहते हैं, रेशोयुक्त पदार्थ नहीं देने चाहिए। विटामिन C व D देना चाहिए, खनिज लवण देना चाहिए, और तरल पदार्थ जो होते हैं जैसे नींबू का शरबत, अनाजों का पानी, मांड निकालकर चावल की नमक व नींबू मिलाकर देना चाहिए, चीनी शक्कर का घोल देना चाहिए या ग्लूकोज देना चाहिए। ये फ्रिक्वेंटली इंटरवल्स पर हमें पेशेंट को देना चाहिए। ORS का घोल देना चाहिए। अभी ORS का घोल क्या होता है? 1 गिलास उबालकर ठंडा पानी कर ले, चुटकी भर नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी मिला दे उसमें, वो व्यक्ति को देना चाहिए। और फिर इसकी हम बनाएंगे 1 दिन की आहार तालिका, जो मैं आपको PDF में भेज दूंगी। अब सेकंड डिजीज हम लेते हैं फीवर में अपन फाइल बनाएंगे, तो पहले क्या लिखेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले लेते हैं सेकंड डिजीज फीवर। सेकंड डिजीज हम लेते हैं फीवर। सबसे पहले ज्वर की स्थिति में आहार व्यवस्था करना उद्देश्य होगा। ज्वर किसे कहते हैं?
शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होने की स्थिति जो होती है वह बुखार कहलाती है। इसमें एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, परंतु जब इससे अधिक तापमान हो जाता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? बुखार कहलाती है। बुखार भी दो प्रकार का आता है, एक तो होता है अक्यूट और तीव्र ज्वर और दीर्घकालीन ज्वर यानी क्रोनिक ज्वर या फीवर। यह अल्प अवधि का ज्वर होता है, परंतु बुखार तीव्रता बहुत अधिक होती है, अर्थात शरीर का तापमान 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो जाता है, जैसे टाइफाइड, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स आदि। जो दीर्घकालीन जो ज्वर होता है ये लंबे समय तक चलता है। इसमें फीवर की तीव्रता कम होती है, जैसे टीबी होती है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं टीबी। सॉरी। अब आता है डाइटरी गाइडलाइंस या डाइटरी मैनेजमेंट। इसका आहार जो होता है नरम व सुपाच्य हो ताकि इसका अवशोषण आसानी से हो सके। तरल पेय पदार्थों, फलों का रस, चावल का पानी, छाछ, दूध आदि देना चाहिए। आहार स्वादिष्ट हो, सभी पोषक तत्व उसमें हो, दिए जाने चाहिए। भोजन को अट्रैक्टिव बनाकर उसके सामने प्रेजेंट करना चाहिए, पेशेंट के सामने। कम रेशे वाले भोज्य पदार्थ दे ताकि आंत में पाचन संबंधी गड़बड़ी ना हो। रोगी की दशा के अनुसार जो उसकी कंडीशन है उसके अनुसार तरल, अर्धठोस या फिर ठोस आहार दिया जाना चाहिए। कम मिर्च मसाले युक्त भोजन देना चाहिए जिससे पेट में जलन ना हो। पेशेंट को सूप, फलों का जूस आदि भी देना चाहिए। इसकी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, ऊर्जा जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट से 2182 किलो कैलोरी होनी चाहिए, फैट से 545 किलो कैलोरी और प्रोटीन से 909 देनी चाहिए। 101 किलो कैलोरी इसमें क्या देना चाहिए? ऊर्जा का वितरण करना चाहिए। वही प्लान करेंगे जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन में किया था, फूड एक्सचेंज लिस्ट, जैसे सीरियल, पल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, रूट्स एंड ट्यूबर्स, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड ऑयल्स, नट्स एंड ऑयल्स विद शुगर और मीट, फिश एंड पोल्ट्री। ये सब चीज़ें एक्सचेंज लिस्ट के हिसाब से चेंज करके कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज चेंज करेंगे वो लिखना चाहिए। फिर हमें इसकी एक दिन की आहार तालिका बनानी चाहिए। एक दिन की आहार तालिका में वही सुबह क्या देंगे? दूध जैसे उठते ही, फिर गेहूं के आटे का सूप, जूस लीची का, 12 बजे सूप दे सकते हैं, सब्जियों का 2 बजे उसको लंच दे सकते हैं। फिर फ्रिक्वेंटली नारियल का जूस दे सकते हैं, एप्पल जूस। ये अगर व्यक्ति खाने के स्टेज में तो उसकी कंडीशन कुछ इम्प्रूवमेंट है तो उसको दाल फुल्का दे सकते हैं और जूस दे सकते हैं और सूप वगैरह भी दे सकते हैं। अब आता है एंड में हम चेंज जो डाइट में आफ्टर इवेल्युएशन कुकिंग के बाद हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे शेक चेंज कर सकते हैं कि कोई वो ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे सेम डे आप एप्पल जूस दे रहे हो तो ऐसा नहीं है अगले दिन भी आप एप्पल दोगे, तो दूसरा फ्रूट भी आप उसको दे सकते हो। मिल्क को एक्सचेंज कर सकते हैं, बनाना शेक दे सकते हैं, कुछ चेंज करके। मतलब मोनोटोनस नहीं होना चाहिए डाइट के अंदर, मोनोटोनस डाइट नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए हमको। इस समय डाइट का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज आती है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि आप जो डाइट दे रहे हो वो ये ध्यान रखकर देनी चाहिए कि वो डाइट क्रॉनिक स्टेज की है कि अक्यूट स्टेज की है। अगर क्रॉनिक स्टेज की है तो क्रॉनिक चीज को ध्यान में रखकर हमें डाइट देनी चाहिए। अगर अक्यूट स्टेज की है तो हम अक्यूट स्टेज का ध्यान रखकर उसकी डाइट प्लान करनी चाहिए। जो भोजन हम दे रहे हैं ज्वर की स्थिति में, वो भोजन साफ होना चाहिए, अच्छे से मतलब नीट एंड क्लीन स्थिति से बनाया गया होना चाहिए।
और विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो अक्यूट स्टेज का है कि क्रॉनिक स्टेज का है। उसको ठोस भोजन देना चाहिए, अर्धतला भोजन देना चाहिए। ऐसे स्टेज का ध्यान रखकर हमें डाइट प्लान करनी चाहिए। ये एक दिन के आहार तालिका एंड में आप फाइल में बना देना। ये मैं आपको PDF इसका भेज दूंगी, जो कि आप फाइल में बना लेना। अब फाइल को काम शुरू कर देना। सबसे पहला मैंने आप लोगों को मार्केट सर्वे कराया था। मार्केट सर्वे के बाद हमने जनरल गाइडलाइंस पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने कॉन्स्टिपेशन पढ़ा था कि कैसे हमें कॉन्स्टिपेशन का बनाना है। उसके बाद हमने डाइट प्लान आप खुद करेंगे, एक दिन की आहार तालिका आप खुद बनाइए। जिसकी मेरे पास होगी वो मैं भेज दूंगी, नहीं तो बुक्स में दी हुई है सभी में। मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तब उसके अंदर एक एक दिन की आहार तालिका आपको भेजी थी। वो एक एक दिन की आहार तालिका आप फाइल के अंदर बना देना है, और कुछ बना के आप मुझे होमवर्क के रूप में भी दिखा सकते हो। मैं चेक करके आपको रिमार्क कर दूंगी। ठीक है, कल नई डिजीज लेकर अपन चौथे नंबर की डिजीज को पढ़ेंगे। थैंक यू।